नमस्कार। आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज मैं आपको मैक्सवेल संबंध या मैक्सवेल समीकरणों के दो अनुप्रयोग बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमको पता है कि ये मैक्सवेल के जो संबंध हैं ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ही उपयोगी संबंध है, जिनकी सहायता से बहुत सारे डेरिवेशन या बहुत सारी समस्याएं आसानी से हल किए जा सकते हैं। तो आज जो दो एप्लीकेशंस मैं ले रहा हूँ उसमें पहला है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। और थर्मोडायनेमिक्स में ये जो समीकरण है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एल अपॉन टी V2 माइनस V1 क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण के नाम से जानी जाती है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी यानी कि ताप के साथ दाब परिवर्तन की दर और इक्वल टू एल यहाँ पर लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है, और V1 और V2 प्रारंभिक और अंतिम आयतन है। तो ये जो समीकरण है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण कहलाती है। तो इसकी डेरिवेशन की अलग विधियां हो सकती हैं, अलग विधियां भी हैं, लेकिन अगर इसके डेरिवेशन के लिए हम मैक्सवेल के समीकरण का उपयोग करें तो बहुत ही आसानी से इस समीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए हम मैक्सवेल का दूसरा समीकरण लेते हैं। मैक्सवेल का दूसरा समीकरण डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी। इस समीकरण को दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी। तो लेफ्ट साइड में जो टी डेल्टा एस है, जैसा कि हमको पता है कि एंट्रोपी परिवर्तन के लिए डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी होता है, तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी होगा, या टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू होगा। तो टी डेल्टा एस की जगह हमने डेल्टा क्यू रख दिया है। तो लेफ्ट साइड होगी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी। ये जो लेफ्ट साइड में जो राशि है इसको हम समझ लेते हैं ये क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी। तो कांस्टेंट टी यानी कि नियत ताप पर, और डेल्टा क्यू ऊष्मा में परिवर्तन, और डेल्टा वी आयतन में परिवर्तन। तो नियत ताप पर इकाई आयतन में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी। ध्यान रखना है नियत ताप पर, यानी कि आयतन बढ़ाना है, ऊष्मा देनी है, लेकिन ताप नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऊष्मा देने के साथ ताप नहीं बढ़े, ऐसा हम केवल गुप्त ऊष्मा के समय ही पाते हैं। तो जब पानी को बॉईल किया जाता है, पानी को वाष्पित किया जाता है, तो पानी का जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, तो उस समय जो दी गई ऊष्मा है वो दी गई ऊष्मा पानी का ताप नहीं बढ़ाती। पानी का ताप तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, तो वो जो ऊष्मा है वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो इकाई आयतन परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा नियत ताप पर गुप्त ऊष्मा होगी, यानी कि डेल्टा क्यू, ये तो हो गया गुप्त ऊष्मा कैपिटल एल, और डेल्टा वी आयतन में परिवर्तन। तो अगर आयतन में परिवर्तन V1 से V2 करते हैं तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी, ये हो गया एल अपॉन V2 माइनस V1, और ये वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो एल अपॉन V2 माइनस V1 इक्वल टू टी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी, और यहाँ से डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकालें तो एल अपॉन टी इंटू V2 माइनस V1 प्राप्त होता है, और यही क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि केवल दो ही स्टेप्स में एक क्लॉसियस-क्लैपेरॉन गुप्त ऊष्मा समीकरण हमको प्राप्त हो जाती है।
तो ये इम्पोर्टेंस बताती है मैक्सवेल के संबंधों का। दूसरा अनुप्रयोग ले रहे हैं हम, रुद्धोष्म व समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात। तो दो प्रत्यास्थता गुणांक है, एक रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक और एक समतापी प्रत्यास्थता गुणांक। इन दोनों का अनुपात हम निकालते हैं। अब जैसा कि हम प्रत्यास्थता गुणांक जानते हैं कि ये प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। तो प्रतिबल दाब अपॉन क्षेत्रफल होता है, तो प्रतिबल बल अपॉन क्षेत्रफल होता है, जो कि गैसों के लिए दाब के बराबर होगा। तो गैस में दाब परिवर्तन करें तो जो दाब में परिवर्तन होगा वो तो प्रतिबल हो जाएगा, और विकृति होती है आकार में परिवर्तन और प्रारंभिक आकार का अनुपात। तो गैसों की बात करें तो आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन का अनुपात विकृति कहलाता है। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा पी तो हो गया प्रतिबल और डेल्टा वी अपॉन वी हो गया विकृति। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी ये हो गया प्रत्यास्थता गुणांक। अब अगर ये प्रत्यास्थता गुणांक रुद्धोष्म है तो एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। तो एंट्रोपी कांस्टेंट है तो इस प्रत्यास्थता गुणांक को ई से लिखें, नीचे सफिक्स लगा देते हैं एस फॉर एंट्रोपी जो कि कांस्टेंट होगी। तो इसकी वैल्यू हो गई वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट एस। और समतापी प्रत्यास्थता गुणांक के लिए, तो समतापी प्रत्यास्थता गुणांक में ताप नियत होगा तो प्रत्यास्थता गुणांक को लिखेंगे ई से, नियत ताप के लिए सफिक्स लगाएंगे टी, और इसकी वैल्यू हो जाएगी वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी। अब इन दोनों प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो ई एस अपॉन ई टी, तो ये वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट एस अंश में, और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी हर में। तो इस तरह हमको ई एस अपॉन ई टी का अनुपात प्राप्त होता है। आगे हल करते हैं इसको। तो ऊपर जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट एस पर है और नीचे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट टी पर है। तो ऊपर जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी है इसको बाइफरगेट कर लेते हैं टी पर, और नीचे जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी है कांस्टेंट टी पर, इसको बाइफरगेट कर लेते हैं एस पर। अर्थात डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी को हमने लिख दिया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी, कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। नीचे जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी है इसको हमने बाइफरगेट किया तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टी। तो अब ये जो अनुपात होंगे, इन अनुपातों में ऊपर एस कांस्टेंट होगा, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, और नीचे ताप या टी कांस्टेंट होगा। अब ये ऊपर जो चारों आंशिक अवकलन आए हैं, इन चारों आंशिक अवकलनों का अनुपात का मान मैक्सवेल के चारों समीकरणों से रख देते हैं। यानी कि ये जो चारों अनुपात ये आंशिक अवकलन आए हैं, ये आंशिक अवकलन वो हैं जिनके मान मैक्सवेल के चारों समीकरण में मिलते हैं। एक एक करके चारों समीकरणों से इन चारों का मान रख देते हैं। जब मान रखेंगे तो चार समीकरणों में से दो समीकरणों में माइनस साइन आता है तो वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो चारों मान आए, इन चारों मान को हम इसमें रखें मैक्सवेल के समीकरणों से। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट एस, इसका मान आता है मैक्सवेल समीकरण से डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट पी। डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट एस, इसका मान मैक्सवेल समीकरण से आता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस कांस्टेंट वी। नीचे जो दो राशियां हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस कांस्टेंट टी, इसका मान मैक्सवेल समीकरण से रखते हैं डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट पी। और चौथा जो अनुपात है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी कांस्टेंट टी, इसका मान मैक्सवेल समीकरण से रखते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट वी। अब ये जो चारों मान रखे हैं, इन चारों मानों में दो तो दाब नियत पे आते हैं और दो नियत आयतन पर आते हैं। तो जो नियत दाब पर आंशिक अवकलन प्राप्त हुए हैं उनको अंश में ले लेते हैं, और जो
नियत आयतन में प्राप्त हुए हैं उनको हर में ले लेते हैं। तो जब नियत दाब वाली राशियों को अंश में लिया तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी कॉन्स्टेंट पी ये पहले से है, और नीचे डेल्टा टी अपॉन डेल्टा वी कॉन्स्टेंट पी, इसको अंश में ले जाएंगे, संख्या बदल जाएगी, अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट पी ये मान रखते हैं। नीचे जो पहले राशि है, नीचे वी कांस्टेंट वाली राशि रख रहे हैं, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट वी ये नीचे है, और ऊपर से डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एस कांस्टेंट वी इसको नीचे लाएंगे तो वो अंश हर में हो जाएगा, हर अंश में हो जाएगा, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी कांस्टेंट वी। अब ऊपर जो दोनों राशियां हैं, इन दोनों राशियों को चूँकि दाब नियत है मिक्स कर लेते हैं, नीचे आयतन नियत है उनको एक साथ मिला लेते हैं, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कंबाइंड कांस्टेंट पी, और नीचे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कंबाइंड कांस्टेंट वी। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में इसको बाइफरगेट किया था, अलग अलग अनुपात हो गए थे, अब अलग अलग अनुपात को हम कंबाइन कर रहे हैं, तो डेल्टा वी कैंसिल आउट होगा, इधर डेल्टा पी कैंसिल होगा हर में, या हम ये कहें कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वी इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मान होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट पी रहेगा, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट वी। तो हमारे पास बचा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट पी अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट वी। अब इस अनुपात को ऊपर नीचे टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो टी डेल्टा एस ये डेल्टा क्यू हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ऊपर भी हो जाएगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी नीचे हर में भी हो जाएगा, लेकिन ऊपर कांस्टेंट पी होगा, नीचे कांस्टेंट वी होगा, तो ऊपर बच गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट पी, और नीचे बच गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी कांस्टेंट वी। अब ये जो राशि है अंश और हर में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ये क्या है, तो इसको समझ लेते हैं। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इकाई ताप परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इकाई ताप परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, जो कि फिजिक्स में विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी हो गया विशिष्ट ऊष्मा, कैपिटल सी से लिखते हैं, ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट। तो ऊपर अंश में चूँकि दाब नियत है तो ये नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा हो गई, और नीचे आयतन नियत है तो वो हो गया नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो ये आ गया नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा अपॉन नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और दोनों का जो अनुपात है वो हम गामा से लिखते हैं, तो ई एस अपॉन ई टी इक्वल टू सी पी अपॉन सी वी इक्वल टू गामा। तो रुद्धोष्म व समतापी प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात हमको गामा प्राप्त हो जाता है। तो ये जो अनुपात है इसको अगर हम देखें, इस प्रोसेस को देखें, तो हमने रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक और समतापी प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषाएं ली, उस परिभाषाओं से जो अनुपात आया उसमें मैक्सवेल समीकरणों का उपयोग किया और इसको सीधे हल करते चले गए, तो हमारे पास ई एस अपॉन ई टी का मान आसानी से सी पी अपॉन सी वी या गामा का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैक्सवेल समीकरणों से, इन संबंधों के उपयोग से थर्मोडायनामिक्स की बहुत सारी समस्याएं आसानी से मैथमेटिकली आसानी से हल हो जाती हैं। तो आज जो दो समस्याएं हमने ली हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बहुधा ये दोनों एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं, आशा है समझ में आई होंगी। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले लेक्चर में।